सर। ये भूपेंद्र जी कितनी देर में कर रहे हैं भाई साहब? भूपेंद्र जी के ऑफिस से भी कनेक्ट सर सब हाँ 4 बजे बोला था सर। हाँ 4 4:15 पे। 4:10 हाँ 4:10 बोला था मुझे। ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। हाँ रोहित जी आप वीडियो खोल लो। आपकी इतनी सुंदर फोटो दिख रही है, आप खुद नहीं दिख रहे। गोपाल जी, विनीत जी बोलिए, आदेश जी की आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं उनको सुनाई दे रही है। विनीत जी जरा देख लीजिए आदेश जी का ऑडिट। आदेश जी हाँ की आवाज नहीं आ रही, चेक कर लीजिए। गोपाल जी सब लोग आ गए क्या? बस भूपेंद्र जी और आदेश जी का रुका हुआ है, बाकी तो आ गए। आदेश जी आ जाए। भूपेंद्र जी ने मुझे बोला है 4:10 या 12 पे मैं ज्वाइन कर लूंगा। मेरे इस पे ही डाल दे। सर आदेश जी का एक बार दोबारा रीजॉइन करके देख लीजिए, अगर पॉसिबिलिटी हो पाए तो। इस पे तो हो जाएगा, अगर आवाज नहीं आ रही तो डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं अभी हमारी तरफ से सब कुछ ठीक है सर यहाँ पे। नहीं गोपाल जी स्टार्ट करेंगे क्या? हाँ तो आदेश जी का देख लो, नहीं तो कर लो। नहीं, आदेश जी तो ज्वाइन कर लिया उन्होंने, वो आवाज नहीं आ रही उनको। नहीं नहीं स्क्रीन भी नहीं दिख रहे ना। दिख रहे हैं क्या? ये जरा एक बार विनीत जी हटाना जरा ये स्क्रीन दिख बैनर। रहा है उनका हमें। वो है आपको दिख रहा ज्वाइन है? किए हुए? जी हाँ सर, बैनर। हाँ बैनर आदेश जी ज्वाइन करा हुआ है। ठीक है तो अब फिर कर सकते हैं। ये आवाज। स्क्रीन एक बार हटा लीजिए। रितिका प्लीज एक बार स्क्रीन हटाइए। यस हाँ अब नहीं, वो कहाँ आदेश जी कहाँ है? सर, आदेश गुप्ता जी का ये, अच्छा आदेश सर नहीं आए, उनके ऑफिस से ज्वाइंड है। ये सुशील जी फोन पूछो ना, ये आदेश जी के आपको यहाँ आवाज आ रही है क्या? आदेश जी के ऑफिस से जो देख रहे हैं, हमें दिख तो रहे हैं, आप बात नहीं है। ऐसा है कि वो ये कह रहे हैं, इनको आवाज, उनकी आवाज नहीं आ रही हम तक, वो वहां से आवाज। हमारी आवाज जा रही है? एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लें। ठीक है मैं बोलता हूँ। करा सुशील जी, आप अनम्यूट कर लो। अभी आवाज आ रही है आदेश जी की? नहीं अभी तो लॉग आउट हुए हुए हैं। विनीत ये फेसबुक पे लाइव हो गया क्या? जी सर, लाइव कर दिया था हमने टाइम से अपने। अच्छा
हाँ सुशील जी, हाँ आ गए आदेश जी। नमस्कार आदेश जी, आपको आवाज आ रही है आदेश जी? आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। आदेश जी की आवाज नहीं आ रही हम लोगों को। आदेश सर के ऑफिस से वो प्लीज चेक करिए जॉइन ऑडियो हो रखा है क्या? म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ म्यूट अनम्यूट का आ रहा है क्या आदेश जी ऑप्शन? एट द बॉटम आप लेफ्ट देयर इज ऑप्शन कॉल्ड जॉइन ऑडियो। यस सर, आप प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ अब अनम्यूट करिए। मैं वाईफाई चलाऊं क्या? नहीं आ रही आदेश जी आपकी आवाज। आपने जब ज्वाइन किया था विथ ऑडियो करा था शुरू में आदेश जी? सुशील जी विनीत जी को एक बार नंबर दे दो ना आदेश जी का। हाँ मैं दे देता हूँ सर। सुशील सर मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, इनके ऑफिस से किसी से मैं कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ एक बार। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आपकी तो आ रही है, आदेश जी की नहीं आ रही। शुरू कर कैसे करें? आदेश जी की आवाज मैंने विनीत जी को बोला है, वो कर रहे हैं सर, लॉगिन को शायद इशू है। हम कर दें फिर शुरू? चलिए करें स्टार्ट। हाँ हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील राजा, अध्यक्ष अटल बिहारी फाउंडेशन, अपनी उपस्थित सभी पैनलिस्ट और हमारे परम आदरणीय भूपेंद्र जी, आदेश गुप्ता जी और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हम राष्ट्रहित के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और राष्ट्रहित का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे जो आज का चर्चा का विषय है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। मैं साधुवाद करना चाहूंगा हमारी मोदी जी की और उनकी पूरी टीम का, जो एक के बाद एक देश हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं और राष्ट्र को, पूरे समूचे राष्ट्र को उन पर गर्व है। ना केवल गर्व है बल्कि उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों से आज हमारा देश पूरे विश्व में एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हर भारतीय को हमारे मोदी जी पर और उनकी पूरी टीम पर नाज है। तो जैसा कि हमने बताया कि आज की हमारे चर्चा का विषय है जो संवाद है, राष्ट्रीय संवाद, वन नेशन वन इलेक्शन। आज हमारे बीच हमारे आदरणीय आदेश गुप्ता जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से शायद विद इन ए मिनट ही विल ज्वाइन अस। हमारे बीच हमारे परम आदरणीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि ही इज वेरी वेरी एक्टिव और राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे बीच बहुत सारे जो हमारे साथी हैं जो दिल्ली से बाहर हैं, बल्कि आई कैन से 10 वर्ल्ड लोग ज्वाइन कर रहे हैं और मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं माननीय श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो आज की इस चर्चा का, इस संवाद का, राष्ट्रीय संवाद का होस्ट करने की कृपा करें। नमस्कार, धन्यवाद सुशील जी।
अटल बिहारी फाउंडेशन कई वर्षों से अलग अलग सामाजिक क्षेत्र में बड़ी मजबूती से सुशील राजा जी के नेतृत्व में अटल जी की स्मृति को लेकर काम कर रहे हैं। मैं इनके कई कार्यक्रमों में अक्सर जाता रहता हूं और देखता हूं कि समाज के अलग अलग कामों को यह मजबूती से विषयों को उठाते हैं और उसको अंत तक नेतृत्व तक भी उस सही ढंग से पहुंचाने में भी प्रयास करते हैं और समाज के अलग अलग वर्गों को भी अपने साथ जोड़ने में, उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जब सुशील राजा जी से मेरी बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास को कर रही है कि लगभग 25 वेबिनार्स सभी केंद्रीय नेतृत्व को एक एक होस्ट करने हैं और इस विषय पे एक राष्ट्रीय चर्चा शुरू हो, अलग अलग पहलुओं पे लोगों के विचार आए और एक कंसेंसस बिल्डिंग के साथ जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विजन है कि जो देश में एक इलेक्शन हो, उसके कारण कई तरह के जो अभी विकट समस्याएं हमारे इलेक्शन प्रोसेस में आ गई हैं उसका समाधान हो। तो उस विषय पर यह वेबिनार करना है, तो उसके तत्वाधान में सुशील जी से बात हुई। तो उसी कड़ी में यह एक महत्वपूर्ण वेबिनार आज हम आप सब प्रोफेशनल लोगों के और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में यह कर रहे हैं। इस विषय पे आज हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महासचिव श्री भूपेंद्र यादव जी, जो इस विषय में बहुत गहराई से गहनता से काम करते रहे, बोलते रहे, विषय को अच्छी तरह से सब समाज के अलग अलग वर्गों में ले जाते रहे, वह मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में है। उनके हमें विचार सुनने को मिलेंगे और मेरे साथ कई समाज के क्षेत्र से प्रोफेशनल बॉडीज के लोग यहाँ पे हैं। लोगों ने फेसबुक लाइव के थ्रू, ट्विटर और यूट्यूब के लाइव के थ्रू अब इस कार्यक्रम में जुड़ तो रही हैं। आज के डेट में यह टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ही आसान इंटरेक्शन को कर दिया है, उसका हमने पूरा इस्तेमाल आज इस वेबिनार में किया है। तो उसके बीच में हमने सोचा कि जो प्रोफेशनल बॉडीज के जिनके साथ हम लोग जुड़े हैं वह लोग भी कुछ अपने विचार संक्षिप्त में अंत में रखेंगे कि क्या, जब विचार भूपेंद्र जी के, आदेश जी के, हम सबके चर्चा में आ जाएंगे तो एक एक 2-2 मिनट में सब अपने विचार रख सकते हैं कि इसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं उनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय आप सबके सामने करा दूं। हमारे बीच में भारतीय वित्त सलाहकार समिति जो प्रोफेशनल बॉडी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंस प्रोफेशनल के बीच में बहुत महत्वपूर्ण काम कई वर्षों से कर रहे हैं, उसके अध्यक्ष श्री रोहित वासवानी जी हैं। मैं उनका स्वागत कर रहा हूं और इनसे अपेक्षा भी हम करते हैं कि इस तरह के अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रोफेशनल बॉडीज में, क्योंकि यह समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, इस बात को आगे ले जाएंगे। दूसरा, हमारे बीच में सामाजिक क्षेत्र में बहुत दिनों से जलाधिकार फाउंडेशन के महासचिव के रूप में अलग अलग क्षेत्र में जलाधिकार फाउंडेशन का अपना बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे देश में हो गया है और करीब 10 प्रदेशों में हमारे बीच में यह संगठन काम कर रहा है। मैं आदरणीय भूपेंद्र जी का स्वागत करता हूं। आदरणीय भूपेंद्र जी, एक बार सबकी तरफ से आपको प्रणाम। विषय को हमने प्रवर्तन कर ही रहे, आपके विचार हम सुनेंगे। मैंने कहा पैनल पे जो प्रमुख लोग हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय कर दूं। तो पहला रोहित वासवानी जी भारतीय वित्त सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, वो हैं। दूसरे, जलाधिकार फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है, पानी के विषय में कई वर्षों से काम कर रहे हैं और अलग अलग सामाजिक विषयों पे कैलाश जी ने काम किया है। जलाधिकार फाउंडेशन के महासचिव के रूप में कैलाश गोदुका जी हमारे बीच में है। इन सबसे अपेक्षा भी है, कैलाश जी आपको आवाज आ रही है ना? कैलाश गोदुका जी जी आ रही है। हाँ, एक हमारे बीच में श्री अनिल शर्मा जी हैं जो पूर्व में यूको बैंक में डायरेक्टर भी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे, स्वदेशी जागरण मंच में काम करते हैं और दोस्त डेमोक्रेटिक आउटरीच और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के
के अंतर्गत बहुत बड़ा काम सामाजिक क्षेत्र में, वैचारिक क्षेत्र में कर रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। सुशील राजा जी को तो सब अपना परिचय हो ही गया। आदेश जी हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो जिससे पहले मैं अपने आदरणीय भूपेंद्र जी को बोलूं, एक दो बातें मैं संक्षिप्त में कर दूं। प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि इस विषय पे वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर एक व्यापक चर्चा देश में होनी चाहिए, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही यह हो सकता है। तो पार्टी ने जैसा निश्चित किया था, मैंने बताया कि 25 के करीब केंद्रीय पदाधिकारियों को यह कार्यक्रम होस्ट करना है, ताकि यह चर्चा सब जगह जाए। तो उसी कड़ी में यह कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी ने कई प्लेटफॉर्म्स पे 21 अपोजिशन लीडर्स के बीच में भी इस विषय पे चर्चा की है, विषय को रखा है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग के अंतर्गत भी इस विषय पे गहनता से चर्चा हुई है। और इलेक्शन कमीशन का के तरफ से एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें इस बात को रखा गया था कि इससे देश में जो कई तरह की इलेक्शन के प्रोसेस में कोई कुछ कुरीतियां या कुछ मेल प्रैक्टिसेस शुरू हो गई हैं, उनको कंट्रोल करने और निजात पाने में हमें सहायता मिलेगी। कॉस्ट की बात तो बेनिफिट है ही कि कॉस्ट जो इफेक्टिव हो सकता है, वो सारी बातें हमारे बीच में भूपेंद्र जी रखेंगे। और अल्टीमेटली शुरू में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब एक इलेक्शन, सारे इलेक्शन स्टेट के, सेंटर के एक साथ होते थे। और अब आगे जाके इस बात पे भी चर्चा हो रही है कि पंचायत के और लोकल बॉडीज के, ये सब अगर इलेक्शन एक साथ होंगे तो देश में एक अच्छी इजी प्रक्रिया, गुड गवर्नेंस, ऐसे कई तरह के पहल पहुंच आगे होंगे। तो मैं इन्हीं शब्द के साथ, हमारा सौभाग्य है कि भूपेंद्र जी को जब भी हम किसी गहन विषय पे किसी चर्चा के लिए लीगल स्ट्रक्चर के तहत तो है ही, पार्टी की विचारधारा के लिए और प्रखरता से उस बात को सब लोगों के बीच में रखते हैं। तो आज जितने भी प्रोफेशनल एनजीओज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इस विषय पे माननीय भूपेंद्र जी की बात सुन के काफी विषय उनके बीच में कोई अगर होगा कंफ्यूजन, तो वह उस चीज को अच्छी तरह से रख पाएंगे और फिर इस चर्चा को अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ा के एक नेशनल नरेशन कंसेंसस बनेगा तो अच्छा रहेगा। इसी शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आदरणीय भूपेंद्र जी को हम सुनेंगे। उसके बाद जो 3-4 पैनल पे हैं, वो 2-2, 3-3 मिनट में अपनी बात रख लेंगे और फिर हम आदेश जी से निवेदन करेंगे कि वो अध्यक्षीय रूप से इसका समारोह करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। धन्यवाद गोपाल जी। और हमारे साथ उपस्थित दिल्ली के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय आदेश गुप्ता जी, और इस पैनल में मेरे साथ उपस्थित सम्माननीय कैलाश जी, अनिल शर्मा जी, सुशील राजा जी, रोहित जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्माननीय प्रबुद्धगण। गोपाल जी ने आज वेबिनार के माध्यम से एक बहुत अच्छे विषय पे चर्चा करने के लिए हमको बुलाया है, और उनका जो विषय उन्होंने रखा है, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का जो सबसे बड़ा विषय है वो देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए है। हम सब लोग लगातार जब देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात करते हैं तो लोकतंत्र की अवधारणा को हमको समझना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए किया जाने वाला शासन। तो लोकतंत्र में जो महत्वपूर्ण चीज है वो शासन है, गवर्नेंस है। और एक देश में जब लगातार चुनाव चलते रहते हैं तो गवर्नेंस पीछे रह जाती है और चुनाव लोकतंत्र का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और इसलिए मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमको ये तय करना होगा कि अगर लोकतंत्र को हमें मजबूत बनाना है तो चुनाव लोकतंत्र के लिए मीन्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली गवर्नेंस होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब मैं इस तरह की बात कर रहा हूं तो चुनाव कैसे, उसका परिणाम क्या होता है। हम जानते हैं कि भारत का राजनीतिक स्वरूप, भौगोलिक स्वरूप एक जैसा नहीं है। भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी हैं,
उन बड़े राज्यों में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 6 महीने के लिए आचार संहिता रहती है। उसके बाद विधानसभा का चुनाव होता है तो 6 महीने के लिए आचार संहिता रहती है। उसके बाद उधर जो बड़े नगर निगम है, एक ही उत्तर प्रदेश में लगभग 15-16 नगर निगम है, उनका चुनाव होता है तो फिर 6 महीने के लिए आचार संहिता रहती है। फिर जिला परिषद का चुनाव होता है तो 6 महीने के लिए आचार संहिता रहती है। और फिर लोकल बॉडीज में बी-सी कैटेगरी की नगर पालिका का चुनाव होता है तो भी 6 महीने के लिए आचार संहिता रहती है। और देश की भी स्थिति यह है कि देश में कोई साल ऐसा नहीं जाता है जब 3-4 राज्यों का चुनाव होता है। और हमारे देश में मीडिया की आदत यह है कि हर चुनाव को क्वार्टर फाइनल, प्री फाइनल, सेमीफाइनल ऐसा बना के रखते हैं कि देश में मानो चुनाव कराना ही लोकतंत्र रह गया। उसका परिणाम क्या होता है कि लोकतंत्र में गवर्नेंस पीछे छूटता है और गवर्नेंस से आगे जाकर चुनाव ही केवल लोकतंत्र का उद्देश्य रह जाता है। राजनीति पे जो मेरे को लगता है सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भारत एक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है और बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक दलों को भाग लेने का अवसर है। लेकिन चुनाव में राजनीतिक दल अपनी फिलॉसफी को छोड़कर पॉपुलिस्ट मेजर की ओर जाते हैं। कौन कितना फ्री पकड़ाएगा, कौन कितना फ्री देगा, क्योंकि रोज चुनाव होने हैं और रोज चुनाव आपकी सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा। तो भारत में लॉ कमीशन ने, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने और सब ने बार बार ये रिकमेंडेशन करी है कि हमें लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो चुनाव का एक निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए और उससे 3 बहुत बड़े फायदे होंगे। सबसे पहली बात है कि देश के शासन को चलाने में एक कंसिस्टेंसी रहेगी। लोगों को पता है कि ये 5 साल के लिए अब जनादेश मिल गया है, केंद्र से लेकर, राज्य से लेकर और निचले तक के सभी लोगों को एक जनादेश मिल गया है। अब एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। अब 5 साल बाद हम बाकी पॉपुलिस्ट मेजर को करेंगे, 5 साल तक चीजों को नीचे लेकर जाएंगे। दूसरा, कंटिन्यूटी रहती है। राष्ट्रपति चुनाव और संसदीय चुनाव में एक बहुत बड़ा अंतर रहता है कि राष्ट्रपति चुनाव में जब किसी देश के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। संसदीय चुनाव में सरकार हर समय अकाउंटेबल रहती है। अगर सरकार का कोई बजट सेशन में बजट भी पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी, थोड़े विधायक इधर उधर चले गए तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन क्या भारत के 29 राज्यों में ज्यादा में विधानसभा है, क्या सब में ऐसा होता है? क्या सब में हंग असेंबली आती है? 1 या 2 या 3 राज्यों में आ सकती है कि सब राज्यों में नहीं आती। तो जो बीच में जिन राज्यों की सरकार चली जाएगी उनका क्या होगा? तो जब हम एक निश्चित समय, हम एक कंसिस्टेंसी के साथ जब कंटिन्यूटी चाहते हैं, ऐसे राज्यों में अगर बीच में कोई सरकार गिरती है तो जितना समय बच जाएगा, मान लीजिए सरकार 5 साल के लिए चुनी गई, 2 साल में सरकार चली गई, तो वो चुनाव बाकी के 3 सालों के लिए हो, पूरे देश में कंटिन्यूटी का वातावरण बने। तीसरा एक बड़ा विषय है कि लोकतंत्र को हम नीचे जब तक ले जा सकते हैं जब तक नीचे के स्तर पर ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे हम लोग जो हैं सारे विषयों को नीचे तक पहुंचा सकें। जब हम 1992 में संविधान में परिवर्तन लेकर के आए थे और संविधान में परिवर्तन लेने के बाद हमने पंचायती राज और अर्बन गवर्नेंस को के लिए संविधान के अंतर्गत हमने शेड्यूल 12 और शेड्यूल 13 को जोड़ा। आज भी हम कोरोना के काल में जानते हैं कि जो नीचे के स्तर पर सफाई की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, ये अर्बन बॉडीज के पास है। तो जब केंद्र की सरकार होगी, राज्य की सरकार होगी, तो जो 29 सब्जेक्ट हमने शेड्यूल 12 और 13 में उनको दिए हैं, उसके अंतर्गत उनको एग्जीक्यूशन करने का भी एक पूरा अधिकार मिलेगा। तो पूरे देश में कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोकतंत्र को नीचे ले जाएंगे। फिर एक प्रश्न उठता है कि छोटे दलों का क्या होगा? क्या आप एक साथ चुनाव कराएंगे तो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान किया जाएगा? मेरा मानना है कि छोटे दलों के लिए ज्यादा लाभकारी भी रहेगा। उसका एक कारण है कि आदेश जी यहाँ बैठे हैं, जब हम कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ते हैं तो वोट परसेंटेज ज्यादा होता है, जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वोट परसेंटेज कम हो जाता है, जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वोट परसेंटेज और कम होता है। मतदान प्रतिशत कम क्यों होता है? जितना व्यापक चुनाव होता है उतना ही लोग वोट देने के प्रति उदासीन से हो जाते हैं। जब नीचे के कॉरपोरेशन से लेकर लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा तो बहुत सघन तरीके से वोट डाले जाएंगे और लोगों का ज्यादा वोट डालने का भाव रहेगा। और राजनीतिक दल कॉरपोरेशन का चुनाव का खर्चा करो, राज्य के चुनाव का खर्चा करो, लोकसभा के चुनाव का खर्चा करो,
ये तीनों खर्चे अगर एक साथ होंगे तो चुनाव आयोग जो खर्चे की सीमा बांधता है उस सीमा के अंतर्गत ही हम तीनों चुनाव कर सकेंगे। क्योंकि जो कॉरपोरेशन वाला अपना चुनाव लड़ रहा होगा वो विधानसभा के लिए भी प्रचार कर रहा होगा, लोकसभा के लिए भी प्रचार कर रहा होगा। तो राजनीतिक दल नीचे तक अपने दल को, अपने विषयों को ले जा सकेंगे। पर एक बात बार बार इसके बारे में कई बार कही जाती है कि साहब इससे तो बड़े दल छोटे दलों को प्रभावित कर लेंगे। मेरा मानना है कि भारत की राजनीति ने 70 साल में एक नया आयाम हासिल किया है। हमारे यहाँ पर जब राजनीतिक दलों में विधानसभा स्तर पे और लोकसभा स्तर पे चुनाव होते हैं तो दो विषय लोगों के मन में जरूर रहते हैं। पहला है नेशनल एम्बिशन और दूसरा है रीजनल एस्पिरेशन। लोग राष्ट्रीय आकांक्षाओं के लिए भी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के लिए भी वोट डालते हैं, लेकिन अपनी क्षेत्रीय भावनाओं के अनुसार भी। और इस बार जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमने देखा कि मतदाताओं ने उड़ीसा के अंतर्गत वहां पे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ था। विधानसभा में लोगों ने बीजू जनता दल को वोट दिया, लेकिन जितनी विधानसभाओं में सीटें बीजू जनता दल को दी, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लोकसभा में सीटें दी, उतनी विधानसभा में सीटें हम नहीं जीते। दोनों चुनाव एक साथ हो रहे थे। तेलंगाना में भी जितनी विधानसभा में हमको सीटें हैं उसके अनुपात में ज्यादा सीटें हमें लोकसभा में आई। तो लोग इस बात को डिफरेंशिएट करना समझते हैं। ऐसा भी नहीं है, आप अगर पिछला लोकसभा का चुनाव देखेंगे और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद झारखंड के चुनाव, इवन दिल्ली के चुनाव भी देखेंगे तो चुनाव परिणाम में मतदाताओं की वो राय अभिव्यक्त नहीं हुई थी जो लोकसभा के समय उन्होंने दी और विधानसभा के समय अलग दलों को दी। आज हम इतने एक मैच्योर राजनीतिक गणतंत्र, लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं कि लोग ये जानते हैं कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के अलग अलग क्या मायने होते हैं। इसलिए इस चुनाव में छोटे दलों को भी सेम लेवल प्लेइंग फील्ड ज्यादा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव में इतने सारे जो चुनाव सुधार और रिफॉर्म चलते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि फ्री और फेयर चुनाव होना चाहिए। भारत में हमारे संविधान के हिसाब से राज्यों के चुनाव के लिए एक अलग चुनाव आयोग रहता है, एक चुनाव लिस्ट अलग रहती है, लोकसभा के चुनाव की चुनाव लिस्ट अलग रहती है। सबसे बड़ी बात है कि हमें एक समान चुनाव के साथ एक समान वोटर लिस्ट होनी चाहिए। वोटर को ये कंफर्म होना चाहिए कि चाहे म्यूनिसिपैलिटी का वोट डालना होगा, चाहे विधानसभा का वोट डालना होगा, चाहे लोकसभा का वोट डालना होगा, मेरा वोटर लिस्ट में ये वाला मेरा नंबर है। ना केवल मेरा ये वाला नंबर है, मेरा ये पर्टिकुलर बूथ है, यहीं पर जाकर मुझे वोट डालना है। आज जब हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, जो सर्टेनिटी अगर हम देंगे तो ये ज्यादा फ्री और फेयर जो है वो हम चुनाव की तरफ अपने देश को लेकर के जाएंगे। अल्टीमेटली लोकतंत्र में दो चीजें हम बहुत ज्यादा कई बार कहते हैं। पहली बात हम कहते हैं राजनीति के स्तर से क्रिमिनलाइजेशन बाहर हो। दूसरा हम चाहते हैं कि राजनीति के स्तर में पैसे का बोलबाला खत्म हो। जब एक साथ चुनाव होगा, नीचे जब आपके पास नगर निगम से लेकर के ऊपर तक एक साथ प्रत्याशी होंगे तो अपने आप ये चीज छट जाएगी। किसी भी क्रिमिनल व्यक्ति के पास मोहल्ले में इतने लोग नहीं होते जो एक साथ उसके लिए चुनाव लड़ सके। और मैं जो दूर दराज के देश के चुनाव की बात करता हूँ, हम राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ और पैसे के ज्यादा के खिलाफ भी हम एक साथ चुनाव से एक नए विषय को खड़ा कर पाएंगे। और इसलिए आज देश में एक साथ चुनाव की चर्चा चली है। कई बार लोग ये कहते हैं कि ये जो एक साथ चुनाव का विषय है, इस एक साथ चुनाव को में अभी जो अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव है उसको किस प्रकार से किया जाता है, किया कर सकते हैं। जो हमने संविधान में आर्टिकल 83 लिखा है उसके फर्स्ट वन में तो राज्यसभा के लिए है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा में सदस्य के लिए 6 साल होते हैं। विधानसभाओं के लिए हमने 5 साल कहे हैं जब से असेंबली बनती है, लेकिन इसमें एक और प्रोविजो है कि इमरजेंसी की स्थिति में उसको 1 साल बढ़ाया जा सकता है। तो संविधान निर्माताओं की भावना थी कि कभी भी 1 साल बढ़ाया जा सकता है किसी विशेष परिस्थिति में। तो अलग अलग राज्यों के चुनाव को अगर हमें एक साथ लाना होगा तो इसके लिए कि व्यापक संवैधानिक संशोधन ला करके हम इसको पूरा कर सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब भारत का संविधान बनाया तो उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत तय किए। मूलभूत सिद्धांत का अर्थ है कि भारत का संविधान बनाते समय भारत एक लोकतांत्रिक देश रहे, भारत एक पंथनिरपेक्ष देश रहे, भारत में लोगों के नागरिक अधिकारों का संरक्षण मिले। ये सब विषय किस लिए करे थे? ये इसलिए करे थे कि हमारा लोकतांत्रिक देश का लोकतंत्र मजबूत हो। और इसलिए हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो और इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है लोकतंत्र का वो गवर्नेंस हो, ऑब्जेक्ट चुनाव ना हो। चुनाव उसके लिए मीन्स हो। और गांधी जी कहा करते थे
एक बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपके साधन पवित्र होने चाहिए। साधन पवित्र होने का अर्थ है सेम लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। और लोकतंत्र के आने वाले समय के जो खतरे हैं कि सरकारें केवल पॉपुलिस्ट मेजर पे ना जाकर गवर्नेंस और विचार के आधार पर खड़े हो, अनेकों विचारों को स्वीकार करते हुए हम अपने पूरे देश को एक सहमति के आधार पर चलाते हैं। ये निश्चित रूप से संवैधानिक परिवर्तन का विषय है। और मेरा मानना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 सालों में हमने देश में बड़े परिवर्तन किए। हम आईबीसी जैसा कानून लेकर के आए, कंसेंसस के साथ लेकर आए। हम जीएसटी जैसा कानून लेकर के आए, कंसेंसस के साथ लेकर के आए। हमने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देकर संवैधानिक संशोधन दिया, कंसेंसस के साथ दिया। हमने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो स्वर्ण वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया, ये संवैधानिक संशोधन भी हमने कंसेंसस के साथ किया। हमने देश में 70 सालों में बड़े राजनीतिक परिवर्तनों करके देश की बुनियाद को आगे बढ़ाने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काम किया है। और इसलिए गोपाल जी ने जो आज ये कार्यक्रम बुलाया है, प्रधानमंत्री जी के जो एक व्यापक उद्देश्य है कि हम भविष्य के भारत को मजबूत बनाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आज ये जो विसंगति बार बार चुनाव कराने के कारण हो रही है और जिसके कारण सभी राजनीतिक दल अपने आप को ये मान करके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इससे उलझे रहते हैं, उनको एक निजात मिले, इसके लिए एक समान चुनाव एक बड़ा विकल्प है। और उससे पहले पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी। उस समय कांग्रेस के ही नेता जो तमिलनाडु के थे नचियप्पन जी उसके चेयरमैन थे। एक तरीके से उस रिपोर्ट के समय में जब जो सब राजनीतिक दलों के सदस्य उस समय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में थे, उन्होंने कंसेंसस के साथ विचार दिया। बाद में लॉ कमीशन ने भी सब राजनीतिक दलों के विचार सुने। किसी के थोड़े बहुत विषय में अपने शंकाएं हो सकती है, लेकिन देश के प्रबुद्ध वर्ग का ये करना चाहिए कि उन शंकाओं का समाधान करते हुए हम एक कंसेंसस को पूरे देश में बिल्डअप करें और देश का लोकतंत्र उसको मजबूत करने के लिए जो एक व्यापक चुनाव सुधार है, इस पे हम सब लोग इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक देश में सहमति का माहौल बनाए, ताकि हम देश में एक बड़े संवैधानिक परिवर्तन के माध्यम से लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत कर सके। इतना ही विषय मैं रखना चाहता हूँ। गोपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक मीटिंग के लिए और जाना होगा, मैं इजाजत देंगे तो मैं निकलना। बस 2 मिनट आपसे और 3 बात जल्दी से संक्षिप्त में आप बता दें। एक तो ये बात लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है भूपेंद्र जी कि लोकल बॉडीज को भी इसके साथ मर्ज करने की जो बात हो रही है इलेक्शन की, उस पे थोड़ा सा, और एक रोड मैप में थोड़ा आपने कहा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, और तीसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ जो स्टेट इलेक्शंस जो होते हैं इसके ऊपर जल्दी से आप बता देंगे तो अच्छा। 3 विषय आपने करे। लोकल बॉडीज को करने का कोई अभी विषय नहीं है, अभी विधानसभा और लोकसभाओं का साथ करने का है, पर अगर व्यवहारिक तौर पे लोकल बॉडी भी साथ आ जाती है तो वो एक आगे की चर्चा का विषय, चर्चा को ओपन करने का विषय है। अभी विधानसभा और लोकसभाओं को साथ करने का विषय है, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं तो ओपन तरीके से करते हैं, बड़े उद्देश्य के साथ करते हैं, इसलिए वो वाला विषय है। दूसरा, ये एक ऐसा संवैधानिक परिवर्तन है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों विधानसभाओं का भी 50% से ज्यादा और संसद के स्तर पे भी 3/4 बहुमत से संवैधानिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो ये बिना संवैधानिक परिवर्तन करे ये विषय नहीं हो सकता है। और तीसरा विषय आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर जहां तक नो कॉन्फिडेंस का विषय है, मैंने प्रारंभ में कहा है कि जिन राज्यों में इसका एक टाइम टेबल मान लीजिए तय हो गया और नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर कोई सरकार जाती है तो बचे हुए टर्म के लिए चुनाव हो, जैसे राज्यसभा में कोई सदस्य अगर छोड़ता है तो बचे हुए टर्म के लिए चुनाव होता है। एक और विषय है जो ब्रिटेन में अभी एक कानून पास किया गया है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई सरकार जाती है तो एक मौका और देना चाहिए, कॉन्फिडेंस मोशन पेश करे। सरकार बना कौन सकता है, सरकार हटाने के लिए तो सब है, तो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया जाए और उसमें अगर सरकार को बना करके अगर उस टर्म में जनता के मैंडेट को पूरा करने का काम है तो वो किया जा सकता है, क्योंकि जनता ने आपको 5 साल सरकार चलाने के लिए जनादेश दिया है, जो कि दल बदल कानून में भी भावना है कि जनता मैंडेट एक पार्टी को देती है। ऐसे में हम एक कॉन्फिडेंस मोशन का भी एक विकल्प बनता है, दुनिया के कई देशों में कानून आया है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये सब अध्ययन के विषय हैं, लेकिन जब चर्चा जाएगी तो इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आएगा जो और अच्छे बेहतरीन सुझावों के साथ देश में एक साथ चुनाव करने के मार्ग को प्रशस्त
तो भूपेंद्र जी आपसे 5 बजे तक रह पाएंगे क्या? आपका 5 बजे तक या आप आपको इसको जाना? कंटिन्यू करिए, मैं हाँ, नेक्स्ट टाइम आपको जुड़ूंगा। अभी आदेश ठीक है। बोलेंगे, लेकिन मैं टच में रहूंगा। हाँ, मैं अभी चाहूंगा कि ये एक परिचय और करवा दूं। प्रवीण कांत जी जी और ज्वाइन किए हैं, पीछे जी कुछ जी लोग बाहर थे। प्रवीण जी कांत जी अपने नॉर्थ इंडिया कोल फील्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं और विद्या भारती के क्षेत्र के इस दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। और भी कुछ लोग हैं जो कि बाहर वेटिंग में हैं। तो जरूर, एक ठीक है बार भूपेंद्र जी, कोरोना हम खत्म लोग होगा चर्चा। तो सबसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलना हो जाएगा। हाँ, तो रंजीत, मैं वो भी ज्वाइन किए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के जी, पास्ट प्रेसिडेंट रंजीत पांडे जी। तो भूपेंद्र थैंक जी आप का धन्यवाद भी है, और यू। हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आगे रहे। सुशील जी का मेरी भी इसमें प्रयास पूरा रहा था, मेरी सुशील राजा जी शुभकामनाएं का। भी हैं आपको। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं चाहूंगा, थैंक यू भूपेंद्र जी। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, 5 बजे तक था। अनिल शर्मा जी हैं या वो एग्जिट हो पाए, मतलब निकल यहाँ से एग्जिट हो गए, बीच में ज्वाइन किया हुआ था? तो मैं पहले इनवाइट करता हूँ कैलाश जी, आप इस पे संक्षिप्त में अपनी बात 2-3 मिनट में इस पे आपको लगता है कि क्या ये आवश्यक है, कैसे इससे बेटर रहेगा, क्या होगा, आप अपनी बात यहाँ रख दें। अनम्यूट कर लीजिए कैलाश जी। मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, और इकोनॉमिकली भी देश के लिए वाइबल है। बहुत सारे खर्चे कर्टेल हो जाएंगे। लेकिन जब हम रिफॉर्म्स के लिए जाते हैं तो रिफॉर्म्स में बहुत सारी चीजें हमें साथ में करनी चाहिए। और जैसे डेमोक्रेसी में आज हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, और मल्टी पार्टी सिस्टम में और 30% वोट शेयर लेने वाला व्यक्ति जो इलेक्ट हो जाता है, हमें जब रिफॉर्म्स करने जाने तो उसमें कम से कम ये करना चाहिए कि मल्टी पार्टी होते हुए भी जो व्यक्ति 50% से ज्यादा वोट शेयर लेगा उसको इलेक्टेड घोषित करना चाहिए। अदरवाइज उसको इलेक्टेड घोषित नहीं होना चाहिए, वो इलेक्शन कैंसल होना चाहिए। दूसरा, क्रिमिनल एलिमेंट्स को हम जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि हम उसको अवॉइड करेंगे, उसको टिकट नहीं देंगे। तो क्रिमिनल एलिमेंट्स को टोटली बैन करना चाहिए। और यदि कहीं कोई व्यक्ति किसी पार्टी ने टिकट दिया भी है तो उसको मीडिया द्वारा उसका बायोडाटा रिलीज होना चाहिए कि ये व्यक्ति क्रिमिनल है, इसके ऊपर ये चार्जेज हैं। और तो रिफॉर्म्स के अंदर ये चीज भी आनी चाहिए। और तो बाकी तो भूपेंद्र जी ने जो बातें बताई अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है रिफॉर्म्स में ये 2 चीजें और ऐड करनी चाहिए अपने को। ठीक है, ये 2 बातें आपने कही कि ये माइनॉरिटी जो इलेक्टेड हो जाती है उसके हिसाब से उसके लिए भी कोई स्टेप लेना, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वाला इशू तो भूपेंद्र जी ने भी उठाया था, इसको और देख लेते हैं। अपने प्रवीण कांत जी आप है कि? जी, हाँ, मैं हूँ, गोपाल जी हूँ मैं। हाँ, नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार, नमस्कार भाई साहब। हाँ, बहुत पहले तो मैं बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने संचालित किया है आज। और इसके अंदर जो आपने एक मिनट प्रवीण जी, रंजीत पांडे जी भी आ गए, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के, स्वागत है। हाँ प्रवीण जी बोलिए। हाँ जी, जो जैसा भूपेंद्र जी ने कहा कि ये पॉपुलिस्ट जो मीन्स जो रहते हैं इसमें इलेक्शन के टाइम पे, और जो पार्टियां बड़े बड़े दावे कर देती हैं फ्री बाइट्स के, ये कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए। ये इसके ऊपर तुरंत कोई ना कोई ऐसा रिफॉर्म आना चाहिए कि जो फ्री बाइट्स हैं वो अगर पार्टी को देना चाहे तो अपने फंड से दे। एक करदाता के फंड से फ्री बाइट्स देते हैं तो वो एक ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ इसका भी कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और चुनाव घोषणा पत्र में यदि कोई ऐसी घोषणा करता है तो उसको अवैध माना जाए, क्योंकि ये जो फ्री बाइट्स हैं ये एक बार घोषणा तो कर देते हैं, उसका बजट पे कितना बुरा असर पड़ता है, सारा डेवलपमेंट का काम रुक जाता है, और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा ये लोग बर्बाद कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ रिफॉर्म्स के अंदर एक ये भी जरूरी बात रहनी चाहिए। बाकी क्रिमिनल एलिमेंट्स का बड़ा अच्छा पॉइंट ऑलरेडी बता चुके हैं गडुका जी, और मैं भी इसी बात का समर्थन करता हूं कि क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है बिल्कुल आने नहीं चाहिए राजनीति में। और कोई पार्टी अगर उनको लाती भी है तो उस पार्टी को अवैध घोषित कर दिया जाए, अगर ऐसा कुछ करती भी है कोई पार्टी। तो ये जो है एक बहुत बड़ा इसमें रिफॉर्म हो सकता है। धन्यवाद गोपाल जी।
तो आप वन नेशन वन इलेक्शन को तो आप सोचते हैं ना कि ये तो एक बिल्कुल, हाँ, वो तो होना ही चाहिए। मैं उसी के आगे मैंने कहा, उसमें रिफॉर्म्स हाँ। के अंदर भी मैंने बात रखी कि चुनाव के अंदर जो फ्री बाइट्स देते हैं उनका चुनाव घोषणा पत्र भी वो अवैध होना चाहिए। और वो पार्टी को भी जो है, मैं समझता हूँ कि जो फ्री बाइट्स करती है, या तो वो अपने पास से प्रॉमिस करेगी हमने अपने पास से देंगे हम पैसा, इसका ऑनेस्ट टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगना चाहिए फ्री बाइट्स के अंदर। मेरा ऐसा सुझाव है। ठीक है, धन्यवाद प्रवीण जी। और मैं अपना रोहित वासवानी जी, आप अनम्यूट करके एक बार अपना विषय इस पे, एक तो आपका क्या विचार है और इसको चर्चा में, क्योंकि आपका तो बड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत आप प्रोफेशनल्स को इसमें जोड़ सकते हो, इस चर्चा को आगे ले जाने के लिए क्या आप सोचते हैं, वो जरा बात आप अपना विषय रख सकते हैं। धन्यवाद गोपाल जी, सभी को नमस्कार। और आज आपने जो प्रोफेशनल्स को भी इस चर्चा का हिस्सा बनाया है, वन नेशन वन इलेक्शन, और हम लोग फाइनेंस प्रोफेशनल, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेक्रेटरीज, एडवोकेट्स, सब लोग फाइनेंस से रिलेटेड तो मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन साथ के साथ देश के जो जुड़े मुद्दे हैं उन पर भी हमारा ध्यान लगातार रहता है। और वन नेशन वन इलेक्शन का जो अभी भूपेंद्र जी ने एक खाका रखा हमारे सामने और जिसकी चर्चा काफ़ी समय से चल रही है, वो बहुत अच्छा एक ऐसा प्रयास है मुझे लगता है जिसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और उसके बीच में एकता को हमें बनाए रखना है। उसमें वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मेहनत बहुत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको केवल वन टाइम इलेक्शन नहीं है। यदि आपको एक बार इलेक्शन कराना है साथ में तो वो तो संभव है, लेकिन हर टर्म के बाद एक साथ इलेक्शन हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए रहेगी। क्योंकि जो हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों की जो स्वायत्तता है, जिस तरीके से वो इंडिपेंडेंट बजट और इंडिपेंडेंट लिबर्टी को एंजॉय करते हैं, उस सब के बीच में संविधान में ऐसे क्या संशोधन होंगे जिससे कि राज्यों की स्वायत्तता, राज्यों की स्वतंत्रता बनी रहे और उसके साथ उनको एक इलेक्शन, सिंगल इलेक्शन के प्लेटफॉर्म पर हम ला सकें। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि कहीं ना कहीं जब भी संविधान संशोधन की बात आएगी तो उसमें जो है उसका जो बेसिक फैब्रिक है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की चुनौतियां रहेंगी। ड्रैकोनियन अमेंडमेंट्स इसको लेकर के कहा जा सकता है और कहा जाएगा। और ज़्यादा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका स्वरूप क्या होगा, उसकी जो फाइन प्रिंट्स हैं संविधान संशोधन की, किस तरीके से हम उसको करने वाले हैं, उसका खाका भी जल्द आना चाहिए। और वो जल्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस पर पूर्ण रूप से पब्लिक डिबेट, यानी कि पब्लिक फोरम पे वो जाके उस पर स्वतंत्र चर्चा करने की एक जरूरत है और हम लोग उसको समझें कि कैसे ये जो है मॉडल काम करेगा, राज्यों की स्वायत्तता में कहाँ इस पे जो है बात आ रही है। क्योंकि देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता भी है, लोकतंत्र के फायदे भी हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की वजह से विकास के कार्यों में रुकावट, बाधा और चैलेंजेस भी हम लोग फेस करते हैं। तो कोई एक ऐसा रास्ता बन सके जिससे कि वन नेशन वन इलेक्शन को हम मूर्त रूप दे सकें इस विविधताओं बड़े देश में, तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। तो इस चर्चा को हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए और जल्द से जल्द और भी फाइन प्रिंट्स के साथ हमें इस चर्चा को मूर्त रूप देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद रोहित जी, मैं नोट कर लिए हैं पॉइंट। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा रंजीत पांडे जी से, पूर्व के अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के, कि यह जो विषय आप थोड़ा लेट हो गए थे, आपकी मीटिंग थी मिनिस्ट्री में, तो भूपेंद्र जी को आप शायद सुन नहीं पाए, तो मैं बस संक्षिप्त में बता दूं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का विचार है, विजन है, क्योंकि इसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं, खर्चे बहुत हो रहे हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो एक व्यापक चर्चा हो, नरेशन हो, उसको ध्यान में रखते हुए यह डिस्कशन आज रखा गया है। और ऐसे प्रोग्राम सीरीज में हर पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ के करना है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी सामाजिक क्षेत्रों में भी आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ता रहा है। जैसे पंचायती राज का बहुत बड़ा गवर्नेंस का कोड बिल आपने किया, करप्शन का इंस्टीट्यूट ने, एंटी करप्शन, प्राइवेट सेक्टर ब्राइबरी का
कोड लिया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट का रोल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो प्रोफेशनल्स का ओपिनियन मेकर्स के रूप में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मैं जो आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इस विषय को पब्लिक ओपिनियन के लिए जगह जगह पे इंस्टीट्यूट भी उठा सकता है, क्योंकि गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है। चर्चा करेंगे, कंसेंसस बनेंगे और आप अपने विचार संक्षिप्त में यहाँ पे सबके सामने रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले धन्यवाद सर आपको, आप मेरी तरफ से और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की तरफ से कि आपने हमारे को मौका दिया इस एक नोबल इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उस पे अपने विचार रखने का। मैं शुरुआत में यही कहूँगा कि बहुत ही एक नोबल कॉज होगा जिसपे कि हम सब मिलके काम करेंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही थॉटफुल आइडिया है और एक इनोवेटिव आइडिया है जो कि हमारे को आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और हमारे जो दो लेवल हैं, जो रीजनल लेवल के इलेक्शंस और सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस दोनों साथ साथ होते हैं। और जब दोनों साथ साथ होते हैं तो जो रीजनल लेवल के लीडर हैं वो अपने रीजनल मुद्दे पे या रीजनल काउंसिल के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और सेंट्रल वाले तो वो दोनों साथ में मिलके क्षेत्रीय मुद्दे भी और जो हमारे प्रोफेशन के ओवरऑल मुद्दे हैं उसको भी उठा के और आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक जो बहुत बड़ा फायदा ये है कि लार्जर पार्टिसिपेशन, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ता है। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट होगा कि दोनों लेवल के चुनाव, चाहे स्टेट के चुनाव और सेंट्रल के चुनाव अगर साथ में होंगे तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन, जो वोटर टर्नआउट हमारे यहाँ हमेशा से इशू रहा है और जो मतलब बहुत इलेक्शन कमीशन एफर्ट डालता है, कॉम्प्लीमेंट करूंगा गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को, सबको, कि एक एफर्ट्स डाल के लोगों को लेके आते हैं बूथ तक। वो वाली एक समस्या जो है उसको और ज्यादा हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे क्योंकि लार्जर पार्टिसिपेशन होगा, दोनों लेवल के लोग इन्वॉल्व होंगे और एक बार है। तो एक तो ये सबसे बड़ा है कि वोटर टर्नआउट हम बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो पार्टिसिपेशन का है। दूसरा मेरा इसमें है कि एक्सपेंडिचर वाला, ऑफ कोर्स सारे स्पीकर्स ने पहले वो रखा ही होगा कि अगर एक बार में मशीनरी गवर्नमेंट की काम करती है, इलेक्शन कमीशन काम करता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 50% और दुगना से हाफ कर देंगे, बट एटलीस्ट 30 to 40% इलेक्शन का जो एक्सपेंडिचर है वो हम बचा पाएंगे। और ये किसी का पैसा नहीं है, टैक्स पेयर्स का पैसा है जो कि इसमें लगता है। और अगर टैक्स पेयर्स का पैसा लगेगा तो हम और डेवलपमेंट के मुद्दों में और डेवलपमेंटल कंट्री के डेवलपमेंट में खर्च कर पाएंगे। तो ये एक और भी बहुत अच्छा रहेगा कि हमारा इलेक्शन का बजट रिड्यूस के कहीं और डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस हो पाएगा। तो ये दूसरा है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ चीजें होंगी जिसमें कि एक तीसरा भी मुद्दा रखना चाहूंगा कि मैनिफेस्टो जो बनता है चुनावी पार्टियों का और पॉलिटिकल पार्टीज का, तो क्षेत्र में जब आते हैं तो डिफरेंट मैनिफेस्टो हो जाता है और जब सेंट्रल लेवल पे आते हैं तो डिफरेंट होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें सिंक नहीं बन पाता, एक जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं बन पाता। और एक पर्टिकुलर इलेक्शन के जीतने के लिए जो करना होता है पॉलिटिकल पार्टियां नॉर्मली करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब ये दोनों इलेक्शन साथ में होंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को भी क्षेत्रीय और सेंट्रल दोनों मुद्दों को में समन्वय सामंजस्य करके आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि आज की जनता और वोटर बहुत समझदार है, वो समझती है और इस समझदारी के साथ ही वो इलेक्शन में वोट करेगी और पार्टिसिपेट करेगी। तो इससे पॉलिटिकल पार्टियों को भी फायदा होगा और पब्लिक एट लार्ज को ग्राउंड लेवल पे भी फायदा होगा। तो मेरी तरफ से मैं ये 3 मुद्दे रखना चाहता था। कुछ चैलेंजेस हैं जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कभी भी लेंगे, बट हाँ, इसको किस तरह से पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करके पब्लिक साथ में आए, पब्लिक ही चाहे कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन हो और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों में भी सामंजस्य हो कि हाँ, जैसे एक अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि हाँ फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ें। तो वो एक सहमति, सर्वसम्मति बना के और किस तरह से हम कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा जो चैलेंज होगा कि अगर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं कभी और मिड टर्म इलेक्शन के बाद फिर से 5 साल की सरकारें बनती हैं तो उसमें कैसे होगा, क्या होगा,
जो वो एक सोचनीय विषय है, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए 2 साल के बाद अगर सरकार नई चुनी जाती है तो फिर उसका टेन्योर 5 साल का होगा, तो 5 साल का होगा तो उसको हम कैसे सिंक कर पाएंगे। एक ये मुद्दा होगा जो कि डिबेट करने वाला होगा कि क्या हम रिमेनिंग पीरियड के लिए ही इलेक्ट करेंगे ताकि वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट नेक्स्ट जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हों तो उसके साथ साथ चल सके। तो 2 साल की सरकार चल पड़ी तो फिर 3 साल के लिए क्या इलेक्शन होंगे, सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए होंगे कि कैसे होंगे, वो एक से चर्चा का विषय है और वो भी चर्चा हमारे को करना चाहिए कि मिड टर्म वाले में कैसा होगा। स्टेट का मिड टर्म हुआ तो सेंट्रल का मिड टर्म हुआ, तो वो कैसे टैकल करेंगे इस अमेंडमेंट के अंदर, क्या कुछ कार्व आउट देंगे, कुछ प्रोवाइजो निकाल के डालेंगे, वो सारे मुद्दे हमारे को देख के बताने होंगे। तो मैं अपनी तरफ से बस यही विचार, और ऑफ कोर्स इसमें हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा सर, और आगे इसको थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, परिचर्चा को बढ़ाने के लिए जो भी हमारे तरफ से सहयोग चाहिए होगा वो हम पब्लिक ओपिनियन फ्रेम करने में हम अपनी सहभागिता जरूर निभाएंगे। धन्यवाद रंजीत। हाँ, धन्यवाद रंजीत। हाँ, माननीय आदेश जी को मीटिंग में जाना है तो बस आदेश जी मैं खत्म हो गया। तो धन्यवाद रंजीत जी। हमारे बाकी पैनलिस्ट और भी हैं, लेकिन उनका मैंने जैसे कहा धन्यवाद भी करते हैं। कुछ शायद वेटिंग पैनलिस्ट में नहीं कनेक्ट पाए, लेकिन हमारा सौभाग्य कि आज की चर्चा में हमारे बीच जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय आदेश गुप्ता जी हमारे बीच हैं, और मैं चाहूंगा कि उन्होंने बड़े पेशेंटली सबको सुना और सबके विचारों को भी आत्मसात किया। तो मैं उनको अपने अध्यक्षीय संबोधन के लिए माननीय आदेश जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद गोपाल। आपको आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। आज वन नेशन वन इलेक्शन की इस वेबिनार में संचालन कर रहे आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी और सुशील राजा जी, और हमारे सभी जो पैनलिस्ट हैं, रोहित वासवानी जी, कैलाश जी, और अभी रंजीत पांडे जी आए, रंजीत पांडे जी, और अभी जब हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी का भी उद्बोधन सुना, वास्तव में बहुत ही अर्थपूर्ण शब्दों में चर्चा हुई है। और जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारे बातें हमारे दिमाग में आती हैं कि अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो दिल्ली इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि दिल्ली में हमने क्या देखा कि 5 साल में हम 4 इलेक्शन देखते हैं। 3 बड़े इलेक्शन होते हैं, एक लोकसभा का, विधानसभा का और एक निगम। एक चौथा इलेक्शन होता है छोटे एरिया में, दिल्ली कैंटोनमेंट। और कुल मिला के ये इलेक्शन से लगभग 2 साल के आसपास का विकास कार्य बिल्कुल रुक जाता है। मैंने खुद अनुभव किया है कि जब मैं मेयर था तो मेरे 1 वर्ष के मेयर कार्यकाल में 2 चुनाव आए, एक लोकसभा का चुनाव आया, एक विधानसभा का चुनाव। और उन दोनों चुनाव में कम से कम नहीं तो 6-7 महीने ऐसा हुआ कि काम ठप हो गया, कोई डेवलपमेंट की NIT टेंडर्स प्रोसेस सारे बंद हो गए और सरकारी मशीनरी सब चुनाव कराने में लगी। अभी जो माननीय भूपेंद्र जी ने बात बताई वास्तव में बिल्कुल परफेक्ट बात है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र की खूबी इसी में है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, उसमें लोगों की जो वॉइस है वो आनी चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ चुनाव कराना नहीं, बल्कि लोकतंत्र का अर्थ एक सही मायने में अच्छी शासन व्यवस्था देना है। और सभी जितने भी हमारे वक्ता हैं, पैनलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हम एक राष्ट्र और एक चुनाव के तहत अगर हम इस बहस को आगे बढ़ाते हैं और प्रबुद्ध वर्ग के पास और उसके बाद
जनता के पास ले जाते हैं, तो इससे खर्चे में कटौती होगी, करप्शन पे अंकुश लगेगा, जो पार्टियां खर्चा करती हैं वो भी कम होगा, चुनाव आयोग और देश का खर्चा कम होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत और हम सब ये कंसेशनस बना रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये भी लोकतंत्र की खूबी है कि जब हम कोई संविधान में बड़ा परिवर्तन फेरबदल करने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बड़ी बहस है। जैसे जीएसटी पर एक बड़ी बहस हुई और उसके बाद पूरे देश में एक टैक्स लगा और पूरे देश का उससे देश को फायदा मिल रहा है। ऐसे ही जब हम सेना के अंदर वन रैंक वन पेंशन की बात की थी तो वो भी एक बड़ा परिवर्तन था। तो मैं समझता हूँ कि जैसे बहुत सारे बात अगर हम देखें तो 1952 से लेके 67 तक मेरे ख्याल से भारत के अंदर भी एक साथ ही चुनाव होते थे, लोकसभा और विधानसभा। उसके बाद जैसे जैसे मिड टर्म इलेक्शन होते गए, बीच में बहुत सी सरकारें गिराई गई केंद्र के द्वारा, या सरकारों ने, जब कांग्रेस का टाइम था तो प्रदेश सरकारें अपने स्वार्थ की वजह से गिराई। उससे संवैधानिक व्यवस्थाओं को काफी कुछ नुकसान उठाना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की खूबी इसी में है कि उसको लोकतंत्र अगर बनाए रखना है तो अपने जो हमारा गवर्नेंस है, तो हम जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी बात करते हैं कि मिनिमम गवर्नेंस होना चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी सरकार कम दिखे, लोगों को सुविधाएं ज्यादा मिले, अच्छी मिले सुविधाएं। इसके लिए जरूरी है कि कोई सरकार 5 वर्ष पूरा उसका कार्यकाल मिले और वो स्थायी रूप से काम कर सके। अगर बार बार चुनाव होते हैं तो इसका अर्थ है कि वो चुनाव में बीच में जो बाधा बनती है वो पीरियड में वो काम नहीं कर पाएंगे पब्लिक के लिए। जो पब्लिक को सुविधाएं देनी है, जो पॉलिसी बनानी है, वो रुक जाती है। और रुककर सब लोग, मीडिया, पब्लिक के लोग, सारे राजनीतिक दल एक ही एजेंडे में लग जाते हैं कि चुनाव में हमें पार्टिसिपेट करना है और जीतना है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों से अगर हमें निकलना है और देश को मजबूत बनाना है, स्थिर बनाना है, विकास के रास्ते पे ले जाना है और करप्शन कम करना है, काले धन पर भी लगाम लगानी है, तो इन सब के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बहस बहुत जरूरी है और इस पर आम राय बनाना जरूरी है। और इसको आगे बढ़ा के जो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बात कही कि इस बहस को हमें आगे बढ़ाना है, जैसा उन्होंने पीठासीन अधिकारियों की मीटिंग में भी कही थी, और मुझे लगता है कि आज देश का प्रबुद्ध वर्ग भी सहमत होगा इस बात से कि वन नेशन वन इलेक्शन के रास्ते पर देश को करप्शन से बचाया जा सकता है और बहुत सी नॉन परफॉर्मेंस जो बातें होती है उनसे बचाया जा सकता है, काले धन पर लगाई जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि आज की ये बहस सार्थक रही है। आप सब लोगों ने जो अपने विचार रखे हैं और हम इन विचार को और आगे बढ़ाते हुए इसको आम जनमानस में ले जाकर इस पर आम राय बनाएंगे तो हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आपका, विशेष रूप से गोपाल जी का और सुशील राजा जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस सार्थक बहस को आगे बढ़ाने का काम किया है और हम मिलकर ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश के अंदर एक आम राय बनेगी और भविष्य में एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से हम देश को मजबूत कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी। बस 5 मिनट में हम फिनिश करेंगे। मैं तो जिस तरह से अपना आदेश जी ने अध्यक्षीय रूप से सबको अपनी बात कही, तो मुझे लगता है कि यह एक संदेश को लेके हम सब लोग आगे जाएंगे ही, अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जो भी विषय होंगे ताकि नरेशन और एक कंसेंसस बिल्डिंग
बहुत जरूरी है, तभी इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन सरकार आगे लेके जाएगी, जब एक कंसेंसस बन जाएगा, एक कॉमन नरेशन बन जाएगा। मैं आज के कार्यक्रम के आयोजक श्री सुशील राजा जी, अटल बिहारी फाउंडेशन के अध्यक्ष, से निवेदन करूंगा कि सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। सुशील जी। धन्यवाद गोपाल जी। मैं सबसे पहले हमारे परम आदरणीय भूपेंद्र जी, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने बहुत सुंदर और बहुत सार्थक विचार आपके सामने रखे, बहुत एक अच्छा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इस राष्ट्र के लिए, चुनाव और एक देश के लिए जो हमने आज ये चर्चा रखी, बहुत सार्थक सुझाव उन्होंने दिए। हमारे बीच हमारे परम आदरणीय आदेश गुप्ता जी हैं, उनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी पूरी टीम और हमारे सारे पैनलिस्ट की तरफ से हम गोपाल जी का, परम आदरणीय भूपेंद्र जी का, हमारे आदेश गुप्ता जी का और हमारे सारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, रोहित बासवानी जी, पांडे जी, हमारे और भी जो पैनलिस्ट हैं और जो हमारे साथी जुड़े हैं पूरी इंडिया से, बल्कि हमारे कुछ साथी फॉरेन से भी जुड़े हैं, हम उन सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और आप सबसे गुजारिश करते हैं कि जो एक मोदी जी का जो मिशन है कि राष्ट्र को ऊंचाइयों तक लेके जाना है, उन ऊंचाई तक जहां तक कि हम अपना देश का कीर्तिमान विश्व में लहरा सकें। और माननीय मोदी जी को उनकी पूरी टीम इस समय बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कोरोना काल में इतना बड़ा कोरोना से लड़ने का जो संकल्प दिखाया, जो जितना बेहतरीन काम किया। हम अटल बिहारी फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत उनको साधुवाद करते हैं, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं। और आज पूरे विश्व में भारत के जो कोरोना टैकलिंग की जो पैथी है उसकी चर्चा हो रही है, उससे हमारा न केवल मान बढ़ा है बल्कि हर भारतीय को उस पर गर्व है। हम पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करें ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो भ्रांतियां हैं लोगों में, एक आम आदमी में, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में, उससे लोगों से जरूर डिस्कस करें। और जो भ्रांति कुछ लोग अभी से फैला रहे हैं वो निश्चित रूप से दूर होगी, ऐसा मेरा मानना है। एक बार पुनः आप सभी का आगमन के लिए धन्यवाद। खास तौर से हमारे परम आदरणीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का, प्रवीण कांत जी का और हमारे सुभाष अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार हमारे साथ बोलिए, वंदे मातरम। मातरम। वंदे एक बार मातरम। राष्ट्रगान कर दे क्या अजय जी, खड़े होके? हाँ, राष्ट्रगान कर लेते हैं सामूहिक रूप से। हाँ, शुरू कर देते हैं। गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पुनः आगमन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने थे भाई, पता लगा कुछ?
क्या हुआ? कितने लोग थे टोटल? हमें पता नहीं चलेगी, जो जिन्होंने होस्ट कर रखा है उन्हें पता चलेगी। अभी पूछ लेते हैं। वैसे चलो, तो आप बढ़िया बोल गए, ठीक है ना, कुछ भी बोलना आगे नहीं है। धन्यवाद बोल दिया, ठीक है, धन्यवाद। हो गया सर। हाँ, इससे ज्यादा नहीं होता, 1 घंटे ज्यादा। हाँ सर, दोनों बड़े लोग आ गए, और क्या चाहिए। अभी अच्छा देखो आने चालू हो गया ना, इट्स ऑसम। बहुत लोग जुड़े हैं। मैसे आने चालू हो गए सर। नाइस सर, समाचार प्लस वाला कह रहा है वो आज आया सर, वो आज है, ठीक है। कमेंट मेरे चाहने वाले बहुत हैं पूरी इंडिया में, बहुत है। अब मैं आप करूंगा ना, अभी अब इंडिपेंडेंट करूंगा, देखना आप। हाँ, अब मेरा प्रोग्राम होगा। अब तो ये थे ना पैनलिस्ट, अब मैं होस्ट करूंगा और मैं ही इसको आगे ले जाऊंगा कार्यक्रम, पूरी इंडिया से जोड़ूंगा लोगों को। सर बहुत ज्यादा टाइम ले लिया उन्होंने, उम्मीद नहीं किया। हाँ जी सर, हेलो। हाँ, कितने लोग सर, कितने लोग ज्वाइन किए सर हमारे? अच्छा, मेरे पास तो काफी मैसेज है। अच्छा ठीक है, डन, दे देना मेरे को। ओके, हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, आप आए थे क्या उसमें? तो ज्वाइन नहीं किया, आपके पास वो मैसेज आया था? नहीं, जो एक एसटी पैनल का वो भेजा था ना। अरे एक्चुअली क्या, हमने उनको, गोपाल जी ने उनको हायर कराया था ना दूसरे, हमारे पास नहीं था ऑफिस में पैनल, कंट्रोल कहीं और था, उससे सब गड़बड़ हो रही थी। अब हाँ, अब वो आगे से हम खुद अपना ऑफिस में अपना सेटअप रखेंगे इसके लिए। वो क्या, एडमिन वहां जाने से ना बहुत ज्यादा पहला एक्सपीरियंस रहा, बट चलो अच्छा रहा, आप जोड़े बहुत अच्छा लगा। चलिए सर, थैंक यू थैंक यू।